आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज के हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास के सब्जेक्ट में आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। ओके, खिलजी वंश से संबंधित जो हमारा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सुल्तान और शासक बनते हैं वह है अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो खिलजी वंश से संबंधित आज का हमारा दूसरा क्लास है और हम आज डिस्कस करेंगे कि जो है अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार से खिलजी वंश के तहत या अपने जो है साम्राज्य का विस्तार करते हैं। और इसके पहले जो है खिलजी वंश की जो है स्थापना से संबंधित हम इसके पहले क्लास को हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। उसमें जो है हम आप लोगों को बताए हैं कि खिलजी वंश की स्थापना किस प्रकार से किया गया और कौन जो है इसका जो है संस्थापक था। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किया गया था। ओके, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में किया गया था और 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी सुल्तान के रूप में खिलजी वंश के तहत अपने शासन को स्थापित करते हैं और अपने शासन को संचालित करते हैं। उनके बाद जब उनकी जो है 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कड़ा एवं मानकपुर में उनकी हत्या कर दिया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी जो है कड़ा एवं मानकपुर में स्वयं को अपने आप को सुल्तान घोषित करता है और फिर दिल्ली में आकर के बलवन के राजमहल में अपना जो है राजाभिषेक कराता है और सुल्तान पद को धारण करता है। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी जो है यह छल पूर्वक सुल्तान के पद को जो है धारण किया था। इनके जो है जो खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, उनकी जो है यह अचानक जो है उनकी हत्या कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी और हत्या करके यह सुल्तान के पद को प्राप्त किया था और अपने आप को सुल्तान घोषित किया था। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार से खिलजी वंश के तहत अपने शासन को संचालित करता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। पूरे दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हैं, जैसे पहला वंश गुलाम वंश को हम पढ़ चुके हैं, दूसरा वंश हमारा खिलजी वंश है, इसके बाद तुगलक वंश है और इसके बाद फिर लोधी वंश है, इत्यादि वंश को हम आपको पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार पूरे दिल्ली सल्तनत में जितने भी 5 प्रकार के वंशों ने शासन किया उसमें सबसे ज्यादा साम्राज्यवादी अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा साम्राज्यवादी ये जो है शासक था और ये अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा विस्तारित किया था। ठीक, तो ये जो साम्राज्यवादी इसके समय को कहा जाता है कि साम्राज्यवादी युग जो है इस समय इनके समय को कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में लगभग पूरे भारत में, चाहे वह दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो, पश्चिमी भारत हो या कहीं न कहीं जो है लगभग हर जगह सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, चाहे वह युद्ध के माध्यम से या फिर जो समझौता के माध्यम से या फिर किसी प्रकार से वह अपने अधीन लगभग सभी राज्यों को जो कि भारत के अंदर थे उनको सम्मिलित किया, चाहे वह सिंध का प्रदेश हो, चाहे वह पंजाब का प्रदेश हो, चाहे वह राजपूताना प्रदेश हो या फिर और जैसे काकतीय वंश, ये सब जितने भी प्रदेश थे उस समय सबको जो है अपने अंडर में इन्होंने अपने आधिपत्य को मनवाने के लिए मजबूर किया था। और जैसे दक्षिण भारत में देवगिरी पे यह जब सुल्तान नहीं था तभी जो है दक्षिण भारत में आक्रमण करके देवगिरी को जो है अपने अंडर में कर लिया था। लेकिन ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण का अभियान था, जो दक्षिण का युद्ध था, वह वहां पे राज्य स्थापित करने का कोई विचार नहीं था, केवल धन की जो लालसा थी उसी को जो है पूर्ति करने के लिए उस पर आक्रमण किया था, केवल धन को प्राप्त करने के लिए, न कि वहां पे शासन संचालित करने के लिए। इस प्रकार से देवगिरी पर आक्रमण करता है और उसको अपने अधीन ला करके वहां से धन दौलत लेकर के वह पुनः वहां के जो है राजा को उस राज्य को दे दिया जाता है और या जो है उत्तर भारत में आकर के दिल्ली सल्तनत के तहत अपने राज्य को स्थापित करता है। तो इस प्रकार से दिल्ली का जो भी आक्रमण किया, जो भी युद्ध किया था, तो वहां से जो है धन लूटने यानी कि धन प्राप्त करने के दृष्टिकोण से उस पर दक्षिण भारत में युद्ध किया था। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यदि दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बनता है तो अलाउद्दीन खिलजी से
क्वेश्चन जरूर बनता है, क्योंकि यह पूरे दिल्ली सल्तनत में इसके शासन को बहुत ज्यादा लोगों द्वारा सराहा जाता है। जो उस समय लेखक थे, कवि थे, उस सभी ने जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासन को बहुत अच्छा माना था। चाहे वह साम्राज्यवादी युग हो, चाहे वह साम्राज्य की दृष्टि से ही किया गया शासन हो, लेकिन इसका शासन बहुत ज्यादा सुव्यवस्थित था और उसका प्रशासन भी बहुत बेहतरीन कंपेयर टू अदर सुल्तान की अपेक्षा था। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार से अपने राज्य का संचालन किया। एक बार पुनः आप सभी का आज के इस क्लास में हम स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो 6th क्लास है, इसमें हम अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का इस क्लास में हम स्वागत करते हैं और अपना क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोग एक कॉपी लेकर के जो भी यहाँ पे हम फैक्ट डिस्कस करें उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, तो खिलजी वंश का जो दूसरा जो शासक बना, जो अगला सुल्तान बना, गयासुद्दीन फिरोज शाह तुगलक के बाद जो अगला हमारा शासक बनता है खिलजी वंश के तहत, फिरोज शाह तुगलक के बाद, उसमें फिरोज शाह खिलजी के बाद जो अगला शासक बनता है वह है अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी अपने पहले वाले राजा जो भी सुल्तान थे उनका नाम था फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह खिलजी जो है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को की जो है आत्महत्या करके उसका हत्या करके, ठीक है, तो अपने शासन को जो है यहाँ पे स्थापित किया था। ओके, तो जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान नहीं था उसके पहले क्या था, कड़ा एवं मानिकपुर का सूबेदार था। कौन नियुक्त किया था? इसके पहले जो खिलजी वंश की स्थापना किया था गयासुद्दीन फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किया गया था। उन्हीं की जो है हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी या अपने आप को सुल्तान घोषित करता है। ओके, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की यह हत्या करके या अपने आप को सुल्तान खिलजी वंश के तहत घोषित करता है। तो इसका जो समय है एग्जाम में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो समय है वो 1296 ईस्वी से 1396 ईस्वी तक इसका कार्यकाल होता है। एक लंबे समय तक यह खिलजी वंश के तहत कार्य किया था। इसकी जो उपाधि है वह है खलीफा का नायब कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को खलीफा का नायब कहा जाता है और सिकंदर द्वितीय कहा जाता है। सिकंदर द्वितीय भी अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है और सिकंदर सानी भी यह अलाउद्दीन खिलजी का उपाधि है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में चार जो है मुख्यतः 4 विद्रोह हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह था और इन सभी विद्रोहों को अलाउद्दीन खिलजी बहुत खूबी, मतलब बहुत अच्छे ढंग से इसको दबाने का प्रयास किया और अंतोगत्वा इस जो है विद्रोह को दबा दिया। पहला विद्रोह था नव मुस्लिमों का विद्रोह। जो नव मुस्लिम थे यानी कि जो मंगोल थे वह जो है मुस्लिम धर्म को ग्रहण किए थे। लगभग 4000 मुस्लिम धर्म को ग्रहण किए थे। किसके समय में? गयासुद्दीन फिरोज खिलजी के वंश में। इन्होंने जो है अपने धर्म को चेंज करके इस जो है किसको, मतलब खिलजी वंश के तहत वह जो है मुस्लिम धर्म को अपनाया था। किसके समय में? फिरोज खिलजी के समय में। ओके, तो फिरोज शाह खिलजी के समय में ये जो मंगोल आक्रमण करते थे खिलजी वंश पर यानी दिल्ली सल्तनत पर, उनके जो नेता थे वह आकर के मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिए थे। तो इन्हीं मंगोलों को जो मुस्लिम धर्म स्वीकार किए थे उन्हीं को हम नव मुस्लिमों के नाम से जाना जाता है और आगे चल करके इन्हीं के द्वारा विद्रोह किया गया था। ओके, अकद खां का विद्रोह, मंगू खां का विद्रोह और हाजी मौलाना के विद्रोह, ये चारों विद्रोह पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन कौन से विद्रोह हुआ था। इन चारों विद्रोहों को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो गुप्तचर विभाग को मजबूत किया था और इनकी जो संपत्ति थी उसको जब्त कर लिया गया, जो इनका गुट था उसको जो है खत्म कर दिया गया। तो ऐसे तमाम जो प्रयास किए गए जिसके द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। रक्त और तलवार की नीति अपनाई गई। ये पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी किस नीति के तहत अपने शासन को संचालित किया था, तो वह है रक्त और तलवार की नीति के द्वारा। रक्त और तलवार की नीति के द्वारा यह अपने शासन को संचालित किया था। रक्त और
रक्त और तलवार, यानी कि यदि कोई विद्रोह होता है तो उनको समझौता नहीं करता था, डायरेक्ट उनको जो है मरवा देता था। तो इसी को जो है रक्त और तलवार की नीति, यानी कि बहुत कठोर नीति थी। यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी दयालुता का भाव नहीं था। यदि कोई गलती हुआ उसको तुरंत मृत्युदंड दे दिया जाता था। इसी को रक्त और तलवार की नीति के नाम से जाना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी रक्त और तलवार की नीति क्यों ले आया था? क्या जरूरत थी उसको? जरूरत था क्योंकि उस समय मंगोल आक्रमण बहुत होते थे, मंगोलों के द्वारा आक्रमण बहुत होता था। तो मंगोल आक्रमण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रक्त और तलवार की नीति को अपनाया गया था। विश्वासपात्र सेनानायक, कुछ विश्वासपात्र सेनानायक है, उनका नाम है नुसरत खां, उलूग खां और जफर खां। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से जो है सेनानायक अलाउद्दीन खिलजी समय में काम किए थे। नुसरत खां, उलूग खां और जफर खां। अब हम देखेंगे कि समाज विस्तार, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है कि बहुत ज्यादा साम्राज्यवादी सुल्तान था। यह साम्राज्यवादी सुल्तान का अर्थ है कि अपने जो क्षेत्र को, अपने राज्य क्षेत्र को बहुत ज्यादा विस्तारित करता था। इसी को जो साम्राज्यवादी विस्तार की नीति से नाम से जाना जाता है। और यह जो है साम्राज्य विस्तार करने का जो इसके जो सिद्धांत थे वह था एक समझौता के द्वारा, युद्ध के द्वारा और लूटपाट के द्वारा। यह अपने राज्य में सम्मिलित करता था जबरदस्ती। ओके, तो 1292 ईस्वी में यह मालवा पर आक्रमण करके भिलसा नगर को लूटा था। ओके, जब यह सुल्तान नहीं था तो यह जो है 1292 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया था पहली बार, और वहां पे भिलसा नामक नगर को लूटपाट किया था वहां। इसी प्रकार से राजपूताना, होसल, काकती राज्य को अपने अधीन लाया। राजपूताना, काकती और होसल राज्यों को अपने अधीन लाया था। पंजाब और सिंध को भी यह अपने अधीन लाने का पूरा प्रयास किया था और अंत में पंजाब और सिंध को भी अपने अधीन ला दिया। लेकिन कहा जाता है, क्वेश्चन इसमें आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन सा ऐसा राज्य था जो इनकी जो है अधीनता स्वीकार नहीं किया था? तो वह है पांड्य राज्य। पांड्य राज्य ने आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, यह जो है चित्तौड़ विजय किया था कब? 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय किया था। 1304 ईस्वी में रणथंभौर विजय किया था। तो 1303 में चित्तौड़ विजय और 1301 में रणथंभौर का विजय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में देवगिरी पर भी आक्रमण करके वहां भी जो है धन और दौलत को वसूला था, धन वहां पे वसूला था, न कि वहां पे जो है अपना शासन संचालित नहीं किया था। केवल देवगिरी पे आक्रमण करके वहां पे समझौता हो गया और धन लेकर के यह उत्तर भारत में चला आया था। 1304 ईस्वी में इन्होंने जो है सिरी को राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा सुल्तान जो है सिरी को अपना जो है राजधानी घोषित किया था, सिरी को अपना राजधानी घोषित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1304 ईस्वी में सिरी को अपना राजधानी घोषित किया जाता है। क्यों? क्योंकि मंगोल से सुरक्षा के लिए, मंगोल आक्रमण होते थे तो सिरी में वहां पे राजधानी होने के कारण वह चारों तरफ से किला से घिरा हुआ था, जिससे मंगोल से सुरक्षा वहां पे संभव था। इसीलिए इसको सिरी में अपनी राजधानी स्थानांतरित करना पड़ा। राजनीतिक आदर्श, क्या इनके राजनीतिक आदर्श थे? अलाउद्दीन खिलजी के क्या क्या राजनीतिक आदर्श थे, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राजनीति का धर्म से प्रभावित नहीं होने दिया, या कभी भी धर्म का सहारा लेकर के राजनीति नहीं किया। हमेशा धर्म को एक साइड पर रख करके स्वतंत्र रूप से अपने राज्य का संचालन किया, या कभी भी धर्म का सहारा लेकर के अपने राजनीति को वह सुचारू रूप से नहीं किया था। यानी हमेशा धर्म को अलग रखा और राजनीति को अलग रख करके शासन को संचालित किया। विश्व का इसको जो है कुछ निम्न मुख्यतः कुछ महत्वपूर्ण नामों से इसको संबोधित किया जाता है। जैसे विश्व का सुल्तान, तो विश्व का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। युग का विजेता जो है ये भी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। जनता के चरवाहा आदि नाम से जाना जाता है। निरंकुश राजतंत्र का विश्वास करता था, यह हमेशा किसी के अधीन रह के अपने शासन को संचालित नहीं किया था, या जो भी निर्णय लेता था स्वतः निर्णय लेता था, या किसी अपने जो है दरबार में अपने
अपने राजतंत्र में जितने भी जो पदाधिकारी थे किसी का कहा न मान करके या स्वतः सभी कार्यों को संचालित करता था और जो निर्णय लेता था या स्वतः लेता था। इसलिए कहा जाता है कि इसका जो राजतंत्र जो राज्य व्यवस्था था वह एक निरंकुश राज्य व्यवस्था के आधार पर कार्य किया था। इसी प्रकार से प्रशासनिक सुधार किए थे और प्रशासनिक सुधार है दीवाने रियासत एक नवीन विभाग की स्थापना किया था। तो दीवाने रियासत नवीन विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और यह विभाग जो है व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। तो दीवाने रियासत जो नवीन पद था, नवीन विभाग था, वह उसका कार्य था व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना। ओके, नेक्स्ट है गुप्तचर विभाग। यह जो है गुप्तचर विभाग को इतना स्ट्रांग किया था, इतना मजबूत किया था कि जिससे जो है राज्य में कहीं भी कुछ भी विद्रोह होने की आशंका हो तो तुरंत उसको अलाउद्दीन खिलजी को पता चल जाता था और उस विद्रोह को वह बड़े आसानी से दबा देता था। तो इसीलिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन की जो सफलता थी उसके शासन की, वह एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में गुप्तचर विभाग को जाना जाता है। गुप्तचर विभाग को संचालित करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति किया था, वह था बारिद मुमालिक। तो गुप्तचर विभाग का संचालन किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? वह बारिद मुमालिक के द्वारा जो है गुप्तचर विभाग का संचालन किया जाता था। कुछ सैनिक सुधार किए थे जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे जो है अस्थायी सेना की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहली बार पूरे सल्तनत में पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अस्थायी सेना की स्थापना किया गया और एक बहुत बड़ी सेना का जो है निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी। और सेना की जरूरत भी उसको पड़ती थी क्योंकि उसका जो सिद्धांत था वह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था। तो जब हम साम्राज्य का जो विस्तार करेंगे उसमें सेना की आवश्यकता होती है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत बड़ा जो है अस्थायी सेना का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी किया था। सैनिकों को हुलिया लिखवाने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, जिससे जो है सैनिकों का पहचान करने के लिए, सैनिकों को आइडेंटिफाई करने के लिए वह जो है सैनिकों को हुलिया लिखवाने की प्रथा सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसी प्रकार से घोड़े के दागने की व्यवस्था, यानी घोड़े के दागने की व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह व्यवस्था भी जो है घोड़े को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी घोड़े को पहचान करने के लिए यह व्यवस्था को लागू किया गया था, घोड़े के दागने की व्यवस्था। ओके, नगद वेतन, इसके समय में जो सैनिक कार्य करते थे उनको सभी को नगद वेतन देने का कार्य यह भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम। यानी सबसे पहले नगद वेतन जो है सैनिकों को देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। इसी प्रकार से आर्थिक सुधार भी कुछ किए थे। वो जो निम्नलिखित सुधार हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। जैसे आर्थिक सुधार के अंतर्गत या बाजार नियंत्रण, इसका बहुत फेमस जो है व्यवस्था थी। यानी बाजार नियंत्रण के तहत वह आर्थिक जो है प्रबंधन अपने राज्य को संचालित करने के लिए किया था। यानी कि अपने राज्य को सुचारू रूप से आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए वह बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था सैन्य मतलब अपने सैन्य क्षमता को मजबूत करना और अपने राज्य पर किसी प्रकार से कोई अतिरिक्त बोझ या भार न आए, उसके पहले हम बाजार नियंत्रण के माध्यम से अपने जितने भी सैनिक थे उनको हम वेतन इसी के माध्यम से हम दें। इसलिए इसका उद्देश्य था कि सैन्य मजबूती, मतलब सैनिकों को मजबूत करना, अपने सेना को मजबूत करना, यह जो है उद्देश्य था इसके बाजार नियंत्रण का। ओके, यह लगान एवं भूमि कर 50% लेता था। इसके समय में जो लगान एवं भूमि कर था वह 50% था। ओके, तो 50% लगभग या 50% जो है भूमि कर एवं लगान अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिया जाता था। राशनिक व्यवस्था भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था अपने जो है सल्तनत, अपने जो है दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में। इसी प्रकार से आवास कर, जिसे हम घरी कर कहते हैं, घरी कर यानी आवास कर और चरी कर यानी चराई कर। तो घरी कर एवं चराई कर इत्यादि अन्य कर को भी यह अपने राज्य में लागू किया था। अब जो है जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह अगला सुल्तान बनता है। मुबारक शाह खिलजी यह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, बेटा था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी
सुल्तान के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं और अपने शासन को संचालित करते हैं। यह 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक जो है खिलजी वंश के तहत अपने शासन को संचालित करते हैं और इसको ये जो है स्वयं को खलीफा घोषित किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा सुल्तान अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो वह मुबारक शाह खिलजी था। मुबारक शाह खिलजी के बाद खुसरो शाह जो है अगला सुल्तान बनते हैं और यह स्वयं जो है पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण करते हैं। तो मुबारक शाह खिलजी के बाद खुसरो शाह अगला सुल्तान बनते हैं और यह पैगंबर की सेना की पद की उपाधि धारण करते हैं। पैगंबर के सेनापति का उपाधि जो है कौन धारण किया था, यह खुसरो शाह के द्वारा किया गया था। खुसरो शाह के समय में वहाँ की जनता इनको जो है पसंद नहीं करती थी एज ए सुल्तान के रूप में, और उस समय सब जो कहते थे कि अब जो है मुस्लिम समाज जो बहुत खतरे में हो गया है, तो ये सब इत्यादि जो है वहाँ पे नारा दिया गया और अंत में खुसरो शाह को अपने जो है सल्तनत पद से इनको हटा दिया गया। और इसी प्रकार से खुसरो मतलब खिलजी वंश का अंत होता है और अगला वंश तुगलक वंश का स्थापना होता है। तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में होता है और 14 से 14 ईस्वी तक तुगलक वंश के द्वारा शासन किया जाता है। तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है। तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है। अब हम अगले क्लास में क्लास सेवंथ में हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है। यह हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज क्लास में इतना है। आपको हमारा क्लास वीडियो कैसा लगा हो, आप लोगों को क्लास वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से वीडियो कैसा था आप लोग कमेंट के माध्यम से प्लीज़ बताइएगा। और हमारे वीडियो को आप लोग देखिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।